दोस्तों, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात मैं करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप हेडिंग डालिए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। द टेम्परेचर at which solid and liquid phase have the same vapor pressure at equilibrium। क्या लिखा हुआ है आपने? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी दिए गए गिवन टेम्परेचर पर अगर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है इक्विलिब्रियम पर, तो ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? The temperature at which the solid and the liquid phase have the same vapor pressure at equilibrium. Now we will discuss about the depression in freezing point. This is the third colligative properties. Heading डालें depression in freezing point. Third colligative properties, depression in freezing point. Depression in फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना है तो आप पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझिए। काफी सारी चीजें उसी से इसमें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखना स्टार्ट करिए। द फ्रीजिंग पॉइंट एफपी मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग DFP। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या मान लें? TF, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को T भी माना था। which containing the non-volatile solute less than that of the freezing point of the pure solvent, this decrease in freezing point is termed as depression in freezing point। Depression in freezing point।
मैंने क्या बताया, अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा देंगे, तो जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराएंगे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। तो वही लिखा है, द सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिक्रीजेस या लेस, the freezing point of the solution which containing the non-volatile solute is less than that of the freezing point of the pure solvent। मतलब प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की अपेक्षा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है, लेस होता है। इस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखें इसके आगे, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमने लिया है TF। यहाँ प्योर सॉल्वेंट का भी ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट यहाँ मैं ले रहा हूँ TF0। ठीक है, तो ध्यान रखना TF जो है वो लेसर है TF0 से, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल TF0 माइनस TF। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो मोर में से लेस को रिमूव कर देंगे। लेस किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, मोर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं बात करूं अब यहां पे आपके पास, जैसे सपोज करो मैं यहां पे बात कर ले रहा हूं कि अगर मैंने यहां पे, आप थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। यहां पे मैं वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करूंगा और यहां पे मैं एक्सप्रेस करूंगा टेम्परेचर को, वो भी केल्विन में। बात को समझें, यहाँ पे ये मेरा फ्रोजन सॉल्वेंट है, दैट मीन्स सॉलिड फेज ले रहे हैं इसको हम, सॉलिड। ठीक है, ये मेरा सॉल्वेंट है, मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, सॉल्वेंट। ये मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये मेरा सॉल्यूशन सेकंड है। पहले प्योर सॉल्वेंट था, मैंने कुछ अमाउंट में नॉन वॉलेटाइल को ऐड किया तो एक सॉल्यूशन बना, फिर मैंने मोर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सेकंड सॉल्यूशन बना। मैं इनको रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ये मेरा इसका टेम्परेचर होगा, दिस इज T0, ये इसका मैं टेम्परेचर मान ले रहा हूँ, दिस इज T1 टेम्परेचर, और इस वाले का मैं मान ले रहा हूँ सेकंड सॉल्यूशन का T2 टेम्परेचर। और अब प्रेशर की मैं बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे प्रेशर ले रहा हूँ P0 प्योर वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मैं प्रेशर ले रहा हूँ टेम्परेचर T1 पे P1 और टेम्परेचर T2 पे P2। ठीक है, और इनके बीच की जो ये डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें, इनको मैं कुछ नाम दे दूँ। सपोज करो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, और ये मेरा D एंड ये मेरा F। तो मैंने इनको एक्सप्रेस करके दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये CD है और जो EB है, ये EB और CD, ये आपका जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो आपका ये AD है, ये भी एक तरीके की एक स्ट्रेट लाइन को नियरली रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की पहले EB की, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या क्या लिखेंगे, EB एंड DC कर्व्स
EB and DC are almost a straight line, straight lines, and also AD is near a straight line, almost near a straight line, near a straight line. thus अगर मैंने ये बोला है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ए, ये आपका ध्यान दें आप एक बार, EB ये दिखाई दे रहा है आपको, EB एंड DC ये कैसी है, ऑलमोस्ट आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे AD कैसा आपका, इज ऑलमोस्ट या AD इज ऑल्सो नियर आ स्ट्रेट लाइन। 10 ट्राइंगल इसकी मैं बात कर, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 10 ट्राइंगल ADC या ACD, 10 ट्राइंगल ACD एंड ABE देखिए आप, ACD ये एक ट्राइंगल और ABE, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसे होंगे, आर सिमिलर। अब सिमिलर हैं इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि AC, आप देखें यहां से AC ये वाली साइड, ठीक है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पे क्या है अपने पास, AC अपॉन AD। मैंने पहले ये दोनों साइड ली तो यहां पे इसका क्या लेंगे, AB अपॉन, फिर ली मैंने AC तो आप यहां क्या लेंगे, AE। अब आप इनको देखें यहां पे कि AB क्या है अपने पास, AB ये, और फिर मैंने ली AE ये वाली। तो यहां पे ध्यान दें अपने को कि अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर ये सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आपको जैसे मैंने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में समझाया था कि यहाँ पे AC, अगर मैं AC को देखना चाहूं तो ये है, ठीक है, और AC अपॉन में क्या चलेगा आपके AB, मैंने इसमें ऐसा कर दिया, AC अपॉन में क्या चलेगा आपका, अगर मैंने यहाँ पे AC यूज किया है AC तो अपॉन में चलेगा AB, ये वाली दो साइड। फिर मैंने लिया AC, यहां पे मैंने AD, तो यहां पे अगर मैं 1 और इसको लेके चल रहा हूं तो यहां पे AE। अब ठीक है, अब यहां पे देखें आप AD क्या है, AD, तो अगर मैं AD की बात करूं इसकी, तो AD क्या है, T0 माइनस T2, T0 माइनस T2, और AE क्या है, AE ये, इन दोनों के बीच की बात करूं तो इसका टेम्परेचर T0 और इसका टेम्परेचर T1, तो ये हो जाएगा T0 माइनस T1। यहां पे आप देखेंगे तो AC तो इसका प्रेशर P0 और इसका P2, तो ज्यादा क्या है, P0 माइनस P2, और यहां पे आ जाएगा P0 माइनस P1। देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने कहा है बेटा आपके पास ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर लिए, मैंने इस P0 टेम्परेचर को T0 पे लिया है, T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर और T2 टेम्परेचर पे P2 प्रेशर। जो P0 है वो प्योर सॉल्वेंट का है, जो P1 है वो फर्स्ट सॉल्यूशन का है, जो P2 है वो सेकंड सॉल्यूशन का है। ऐसा करने से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो होगा क्या कि मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला छोटा एक ट्राइंगल और ये वाला बड़ा एक ट्राइंगल दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे आपके पास AD, ये देखें AD अपॉन AE, मतलब पूरी साइड बड़ी वाली अपॉन AE। इसी तरीके से AC अपॉन AB, ये आप जानते हैं कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी होती है, हाई स्कूल में आपने मैथ में पढ़ रखा है, तो वहां से मैंने इनको लिख लिया है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा कि T0 माइनस T2, इसका मतलब ये क्या होगा, डेल्टा T2, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T1, और यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P2, और ये हो जाएगा डेल्टा P1। इसका मतलब अर्थात मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेल्टा T वो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा P के। होगा कि नहीं होगा? ऐसा हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T जो है डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तभी अलग अलग कंडीशन में ये रेशियो आया है। अब मेरे को आप बताइए
कि इसको मैं इक्वेशन सेकंड डाल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, कल मैंने बताया था कि डेल्टा पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चाई टू के। कैसे बताया था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने जाना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। फिर पी नॉट एक कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे कांस्टेंट और इक्वल साइन हटा के हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन लाते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3। अब आप ध्यान दीजिए, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड थर्ड से अगर डेल्टा टी इसके बराबर है, इसको मैं फ्रीजिंग वाला, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा टी एफ लिख ले रहा हूँ। तो फ्रीजिंग डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या चाई टू है, तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपके चाई टू के हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं, इधर समझे, अगर मैं बात करूं आपसे डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चाई टू। चाई टू का मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2। आप जानते हैं जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। डेल्टा टी एफ यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन डालेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे जो K है वो आपका डिप्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं N2 इज लेसर देन N1। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लार्जर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए मेरे को, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउ डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल K इंटू N2 अपॉन N1, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ के N2 को मैंने ऐसे ही लिखा, N1 को मैं लिख सकता हूँ वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं डेल्टा टी एफ इक्वल क्या लिख सकता हूँ, के मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ आएगा, ऊपर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंस जो मोलैलिटी होती है, मोलल कंसंट्रेशन, वो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मोलैलिटी लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ, और ये ध्यान रखना एंड जो हमारे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, KF। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, KF से। तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, KF इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ ध्यान रखना आप एक चीज कि KF यहाँ पे जो है, पहले तो K क्या था यहाँ पे, डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और डेल्टा टी, अगर मैं KF की बात करूं, KF, तो ये मेरा क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को बेटा हम लोग क्या और लिख सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस नाम से भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ KF, तो यूनिट ऑफ KF क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यही यूनिट अपनी KB की भी होती थी। एक चीज मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर। KB के लिए जब हमने देखा था तो वैल्यू आई थी 0.52, और KF के लिए जो वाटर की वैल्यू होती है वो 1.86। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दे भी सकता और नहीं भी। यूनिट आपको पता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करना चाहूं तो हमें पता है कि डेल्टा TF, अब यहां ध्यान रखना, डेल्टा TF अपने पास क्या है, अगर मैं डेल्टा TF की मैं बात करूं तो डेल्टा TF को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा TF हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो KF, मोलैलिटी क्या होती थी,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं इसको कभी ग्राम में दिया गया है तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया है तो हमें पता है कि हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा वो 1000 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर की ओर। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। मतलब अपने पास 3 फॉर्म आ चुकी हैं, चाहे आप इसको यूज करें चाहे आप इसको यूज करें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन ग्राम, जब ग्राम में हो तो ये फॉर्मूला लेके चलें, जब किलोग्राम में हो तो ये। और नॉर्मल मोलल कंसंट्रेशन अगर मोलैलिटी आपको दी गई है तो नॉर्मली हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ इंटू एम के बराबर है और व्हेन मोलल कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, अगर आप इसको इतना मोल पर केजी ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि के एफ को डिफाइन करो, डिप्रेशन, ये के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या यूं बोलो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg बोल दो या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल दो, या नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो कि KF इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलल कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी, व्हेन द मोलल कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर कोई आपसे पूछे एंटी फ्रीज क्या होता है, एंटी फ्रीज, तो ध्यान रखना आप, एंटी फ्रीज क्या होगा आपके पास, यहां पे थोड़ा सा एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के बारे में अगर कोई पूछे कि एंटी फ्रीज सबस्टेंस क्या होते हैं तो बोलोगे एंटी फ्रीज क्या होते हैं, द सबस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, द सबस्टेंस which is added to the water to decrease the freezing point is called as an antifreeze substance. The substance which is added to the, किसमें, वाटर में अगर किसी सबस्टेंस को ऐड कराते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो जाता है तो इस टाइप के सबस्टेंस को हम लोग एंटी फ्रीज सबस्टेंस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज एन एंटी फ्रीज, बोलोगे द सबस्टेंस व्हिच इज डिसॉल्व या व्हिच इज एडेड टू द वाटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट टू द वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही सबस्टेंस वाटर में डिसॉल्व कराया जाएगा, ऐड कराया जाएगा, अगर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है तो इस टाइप के सबस्टेंस एंटी फ्रीज सबस्टेंस कहलाते हैं। गॉट इट। तो आपके पास जल्दी से एक बार इधर से शुरुआत से देखिए, जल्दी से मैंने बताया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें से पहले फ्रीजिंग पॉइंट की मैंने बात की। तो मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। फिर मैंने बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको क्या बोलना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू द टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। ध्यान रखना बॉइलिंग में आपका टी एफ ज्यादा, वो टी बी ज्यादा होता था टी बी नॉट से, यहां पे टी एफ लेसर है टी एफ नॉट से, ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और उसके बाद मैंने आपको एक ग्राफ बनाया जो वेपर प्रेशर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लोअर इन वेपर प्रेशर। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी कैसे आया, तो मैथमेटिकली इसको हमने इस तरीके से शो करके दिखाया है, जिसमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट होते हुए दिखा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी से हमने ये शो किया कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा पी चाई टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है, ठीक है, जिस कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने यहां से आपको क्या
क्या बताया है कि अगर डेल्टा टी एफ Chi2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, के को डिप्रेशन कांस्टेंट, और डेल्टा टी एफ को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद हमने क्या किया इसमें, डेल्टा टी एफ इक्वल के इंटू Chi2 हो गया, Chi2 को N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख दिया। यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताया कि N1 इज ग्रेटर देन N2, या यूं बोलो कि N2 इज लेसर देन N1। तो यहाँ पे N1 की अमाउंट ज्यादा होती डाइल्यूट सोल्यूशन में तो उसको नेग्लिजिबल कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, जल्दी से देखें कि आपके पास जो भी डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल है, के इंटू N2 अपॉन N1। अब N2 अपॉन N1 में से N1 को हमने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो डिप्रेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहां से डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू N2 अपॉन W बना गया। अब आप जानते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, किस कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मोलल कंसंट्रेशन को, मोलैलिटी को। तो वहां पे स्मॉल m लिख दिया, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू m आ गया। इसी चीज को, यही हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रियल फॉर्मूला। मोलैलिटी को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिख सकते हैं, या हो सकता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और 1000 ऊपर चला जाएगा आपका। तो कई सारे एक्सप्रेस भी बताइए। इसके बाद हमने बताया यहाँ पे के डिप्रेशन कांस्टेंट है, के एफ आपका क्या है, आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते थे। केबी को हम लोग एब्लियोस्कोपिक कहते थे, इसको हम केएफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक। केबी के लिए वाटर की जो वैल्यू होती थी, वाटर के लिए केबी की जो वैल्यू होती थी वो 0.52 होती थी। केएफ की वैल्यू जो वाटर की होती है केएफ के लिए, तो केएफ की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, 1.86। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केबी और केएफ की वैल्यू वाटर के लिए, ठीक है। और दोनों की यूनिट सेम होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। यहां से फ्रीजिंग आपने देखा कि आपका एंटी फ्रीज क्या होता है, द सबस्टेंस विच इज एडेड टू द वाटर देन डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कोई सबस्टेंस अगर वाटर में ऐड कराते हैं तो क्या डिक्रीज कर देता है अगर फ्रीजिंग पॉइंट को, तो वो क्या कहलाता है, एंटी फ्रीज सबस्टेंस कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, क्लियर कट। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, शुरुआत से लेके लास्ट तक दिखा दीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया, यहाँ पे सब चीजों को देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटी फ्रीज पे खत्म किया है। द सबस्टेंस विच इज एडेड टू द वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, या डिक्रीज बोल दो, या टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखना आप, मैंने बोला है द सबस्टेंस विच इज एडेड टू द वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इतना आज हम लोगों ने पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको एक एक लाइन के बारे में मैंने डेप्थ बताया है। आपको जनरली होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो वैसे मैंने जैसे कल बताया था कि डेल्टा टी एफ आपको बता देगा टीचर कि आपको टी एफ जो होता है वो लेसर होता है, तो टी एफ माइनस टी एफ नो, ये आप बता दिया जाएगा आपको। और यहाँ से एक चीज़ बोल दी जाएगी कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत छोटे में भी आ रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या रियल डेरिवेशन ये नहीं है, ठीक है। समझने के लिए क्या डेल्टा टी एफ मोलैलिटी के अब कैसे डायरेक्टली है वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमने इनको ड्राइव किया है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनको मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ मन से पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।